हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। यानी आदिकालीन में या आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया, जैसे रासो साहित्य है, रास साहित्य यानी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। इसके अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर आधारित जो रचनाएं लिखी गई है उसे आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य या आदिकालीन लौकिक साहित्य कहा जाता है। ये जो साहित्य है, जो स्वतंत्र साहित्य है, ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, और इन्हीं रचनाओं को आदिकालीन की फुटकल रचनाएं कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य है इसी को ही मूल साहित्य माना है, और रास यानी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को उन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। ये जो आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य है जिनमें लौकिक गद्य साहित्य है और लौकिक पद्य साहित्य। तो लौकिक गद्य साहित्य के बारे में देखिए। लौकिक गद्य साहित्य जिसमें पहली रचना राउलवेल है, जो कि 10वीं शताब्दी की रचना है, और राउलवेल के रचनाकार है रोड़ा कवि। यह जो राउलवेल रचना है वो चंपू काव्य की श्रेणी की रचना है, यानी ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप मिलता हो वो चंपू काव्य कहा जाता है। और यह जो रचना है वो हिंदी साहित्य की गद्य पद्य की सर्वप्रथम प्राचीनतम रचना मानी जाती है। और राउलवेल जो रचना है वो शिलाओं पर लिखी गई पहली रचना है, यानी शिलांकित कृति है ये। अब राउलवेल जो रचना है इसके बारे में देखिए। राउल और वेल ये दो शब्द माने गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार राउल है वो एक नायिका का नाम है, और उसी नायिका के सौंदर्य का नक्सिक वर्णन इसमें मिलता है राउलवेल के अंदर। यह रचना पहले पद्य में लिखी गई थी, उसके बाद में गद्य में लिखी गई। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये रचना है वो गद्य में है या पद्य में। वैसे तो ये गद्य और पद्य दोनों श्रेणी में लिखी गई है, यानी चंपू काव्य है, लेकिन ये पहली जो रचना लिखी गई है वो पद्य में लिखी गई है, उसके बाद में गद्य में लिखी गई है। यह रचना हिंदी भाषा की नक्सिक परंपरा का आरंभिक ग्रंथ है। इसमें नायिका है वो राउल है, और कई जगह लिखा आता है हुणी नायिका, यानी नाखून से शिखर तक इसमें सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस रचना में जो रस है वो संयोग श्रृंगार और रस प्रधान रचना, यानी संयोग रस प्रधान रचना मानी जाती है। इसमें 7 बोलियों या भाषाओं के शब्द है वो मिलते हैं, और इसके अंदर मालवा यानी एमपी के धार के शिलाखंड पर रचना उत्कीर्ण की गई है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने राउलवेल के बारे में लिखा है कि राउल का अर्थ होता है राजा और वेल का अर्थ होता है विलास, यानी राउलवेल का अर्थ हुआ राजा का विलास। और ये राजा का विलास ऐसा राउलवेल के बारे में कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन। और डॉक्टर नगेंद्र ने राउल है वो एक नायिका के रूप में चित्रित किया है। तो ध्यान रखें, राउलवेल है तो उसमें नायिका है उसका नाम है राउल। वैसे इसमें एक और नाम आया है हुणी नायिका, तो आपको दोनों तरह नाम है वो याद करने हैं। उसके बाद में गद्य साहित्य में दूसरी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह रचना 12वीं शताब्दी की रचना है, और इसके लेखक है पंडित दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा, और यह रचना व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद में वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर, और यह 14वीं शताब्दी की रचना है, यानी 1324 ईस्वी में लिखी गई। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर का शाब्दिक अर्थ है वर्णन का सागर, यानी विवर्ण का महासागर भी कह सकते हैं, वर्णन का सागर भी कह सकते हैं। इस रचना को मैथिली भाषा का विश्वकोश भी कहा जाता है, क्योंकि ये रचना मैथिली भाषा में लिखी हुई है। इसमें 7 अध्याय है जिसको कलोल में विभाजित किया गया, यानी 7 अध्याय है। अध्याय नाम न देकर इसमें लिखा गया ये 7 कलोल या तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में 84 सिद्धों की एक अपूर्ण सूची मिलती है, जिसमें 76 नाम लिखे हुए हैं सिद्धों के। वैसे सिद्ध है कितने? 84 है। इसमें 76 सिद्धों के नाम इसमें लिखे गए। उसके बाद में बात करते हैं आदिकालीन जो लौकिक पद्य साहित्य है। पहले हमने पढ़ा गद्य साहित्य, अब पढ़ने जा रहे हैं पद्य साहित्य, जिसमें ढोला मारूरा दूहा। यह रचना है वो कवि कल्लोल की भी है और कुशल लाभ की भी है।
तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार का नाम तो कवि कल्लोल और कुशललाभ। 1473 ईस्वी में कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई है, ऐसा मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और 1561 में कुशललाभ यानी जैन कवि द्वारा भी यह रचना मानी जाती है। इसमें ढोला मारूरा दूहा में नायक है, उसका नाम है ढोला। ये राजकुमार ढोला है, वो जयपुर के कछवाए वंश के राजा नल के पुत्र है। और जो इनकी नायिका है वो है मारवणी, जिसे मारू भी कहा जाता है। और यह बीकानेर के पुंगल जो क्षेत्र है उसके राजा पिंगल की पुत्री है, उसका नाम है मारवड़ी। इसके प्रेम संबंध की कहानी है इसमें। और इसमें सहनायिका है मालवणी यानी मालवा की राजकुमारी, सहनायिका के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया। मूल रूप से ढोला मारूरा दूहा है वो दोहों में लिखी गई है और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना है, क्योंकि यह एक प्रेम काव्य है। और मारवणी के संयोग और वियोग श्रृंगार में भाव पक्ष की प्रधानता है। देखिए, इस रचना में मारवणी के वियोग और श्रृंगार के भाव पक्ष की प्रधानता इसमें, जबकि बिहारी की नायिका है उसमें संयोग व वियोग में कला पक्ष की प्रधानता है। इसमें भाव पक्ष की प्रधानता है ढोला मारूरा दूहा में, और जो बिहारी की नायिका है उसमें कला पक्ष की प्रधानता। यह रचना राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि जो नायिका है मारवणी वो पिंगल की पुत्री यानी बीकानेर के एक क्षेत्र है पुगल, जिसमें एक राजा रहा करता थे जिनका नाम है पिंगल। इन्हीं की पुत्री या राजकुमारी का नाम है मारवणी। और राजा ढोला है वो जयपुर के राजा थे। इनकी प्रेम कहानी है, क्योंकि इनका बचपन में ही विवाह हो जाता है। कहते हैं कि जब ये ढोला 1.5 वर्ष के थे और ये उससे भी छोटी थी तो उनका विवाह हो गया था। उसके बाद में ये भूल गए थे। जब ये बड़े हुए तो इनको पता ही नहीं था कि इनका विवाह हो चुका है। जब ढोला का विवाह किसी और से किया गया तब किसी ने, चारण जो कवि हैं उनके माध्यम से बताया गया कि आपकी जो नायिका है वो तो पुगल क्षेत्र यानी बीकानेर में रहती है। तो उन्होंने बाद में पता चला और जो ढोला है वो मारवणी को लेके गए। इस तरह का इस रचना में वर्णन है। यह रचना राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। इस संबंध में एक कथन भी है, सोरठिया दूजो भलो, भली मरवन री बात, चौबन छाई धन भली, तारा छाई रात। इसके बाद में पदावली है, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। ये जो तीनों रचनाएं हैं कवि विद्यापति की रचनाएं हैं। तो पढ़ते हैं पदावली के बारे में। ये पदावली रचना है, ये 1380 में लिखी गई। अब एक एक बात महत्वपूर्ण है, तो विद्यापति के बारे में एक एक बात महत्वपूर्ण है, इसे आप बड़े गहराई से सुने। पदावली है उसकी भाषा है मैथिली, और ये पदावली लिखी गई है 1380 में। इसमें कृष्ण और राधा विषयक श्रृंगार के पद है, और हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय भी विद्यापति को दिया जाता है। यानी देखिए, सर्वप्रथम हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय भी विद्यापति को ही दिया जाता है। और विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण भी क्या है, पदावली जो रचना है जो 1380 में लिखी गई, और भाषा इसकी मैथिली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि पदावली के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि विद्यापति कवि प्रतिभा में कालिदास, श्रीहर्ष, शैली और शेक्सपियर से किसी तरह से घटकर न थे। महाकवि की कृतियों में जो गुण होने चाहिए वे सब इनकी सरस पदावली में मौजूद हैं, ऐसा कहने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली के बारे में एक और कथन कहा, यानी दूसरा कथन है इनके बारे में। उन्होंने कहा कि पदावली में गीतों में, यानी पदावली के जो गीत है उसमें अंतर्निहित प्रभुत मादकता को उन्होंने नागिन का जहर कहा है। यानी जो इसमें गीत में सार है उन्होंने उनको नागिन का जहर कहा है, और क्षण मात्र में शरीर को जर्जर कर देने वाला है। और ऐसा कहने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पदावली के बारे में कि ये नागिन का जहर है और क्षण मात्र में शरीर को जर्जर कर देने वाला है। और ये पदावली के बारे में कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो महत्वपूर्ण बातें पदावली के बारे में आपको याद रखनी है। पदावली है वो 1380 में लिखी गई, भाषा है मैथिली,
और इसमें कृष्ण और राधा के श्रृंगार विषयक पद मिलते हैं और पदावली है। इसी के कारण विद्यापति को प्रसिद्धि मिली थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के 2 कथन महत्वपूर्ण हैं, इन 2 कथनों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद में इनकी एक और रचना है कीर्तिलता, जो कि 1403 ईस्वी में लिखी गई। इसकी भाषा है अवहट। तिरहुत के राजा, इसमें कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। यानी कीर्तिलता में कीर्ति सिंह है, उसकी उदारता और वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन मिलता है। यानी जौनपुर राज्य है उसकी यात्रा का वर्णन और वहाँ के जो हाट बाजार है उसका इसमें खूब अच्छा वर्णन किया गया है कीर्तिलता में। तो कई बार ये प्रश्न आता है, जौनपुर राज्य है उसकी यात्रा का वर्णन या हाट बाजार का वर्णन है कौन सी रचना में किया गया है? तो कीर्तिलता में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। यानी कीर्तिलता जो रचना है उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भृंग भृंगी संवाद कहा है। और एक और रचना है जिसको सुख सुवी संवाद कहा है, सुख सुखी संवाद, ये कहा है पृथ्वीराज रासो के बारे में। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा है और पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। उसके बाद में विद्यापति की एक और रचना है जिसका नाम है कीर्ति पताका, 1403 ईस्वी में लिखी गई। भाषा इसकी अवहट। अब इसके अंदर मिथिला के राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। देखिए, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन था और कीर्ति पताका में मिथिला के राजा है शिव सिंह, इसकी वीरता का वर्णन है। इसकी एकमात्र हस्तलिखित प्रति वो नेपाल के दरबार में उपलब्ध हुई थी। इसका प्रारंभिक अंश है वो खंडित है। यानी देखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति की एक और रचना थी जिसका नाम है पदावली। पदावली जो रचना है उसके बारे में पढ़ा कि वो भाषा उसकी है मैथिली, और इसके अलावा कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचना है उसकी भाषा है अवहट। विद्यापति के बारे में पढ़ लेते हैं। विद्यापति जी है, इनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ। देखो, कई जगह इसका वर्णन है और इसका जन्म है। इनके जन्म के बारे में भी कुछ अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है। मधुबनी जिला, विस्पी गांव, मिथिला क्षेत्र, बिहार में इनका जन्म हुआ। ये शिव के उपासक थे। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि विद्यापति है वो किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक है। और विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए जो पद है जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं उन्हें नचारी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए जो गीत है जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नचारी। मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। देखिए, क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में पदावली रचना है वो लिखी और वो रचना इतनी शानदार लिखी कि उस समय उनकी प्रसिद्धि का कारण भी क्या है? पदावली जो रचना है मैथिली भाषा में वो रचना मानी जाती है, इसीलिए इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनको 16 उपाधियाँ प्रदान की गई थी। इनकी रचना जो पदावली है वो रचना जयदेव की रचित रचना है जिसका नाम है गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। देखिए, इनकी रचना पदावली है वो जयदेव द्वारा रचित एक रचना है गीत गोविंद। इसके अनुकरण पर उन्होंने इस रचना को, पदावली है उस रचना को लिखा और यह रचना जो पदावली है उसका मूल आधार ही क्या है? गीत गोविंद रचना है। और गीत गोविंद रचना का आधार होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने उन्हें यानी विद्यापति को नव कवि शेखर भी कहा है और इनके गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, देसी बयाना सब जन मिठा, यानी देसी भाषा सभी जनों को मिठी लगती है। और ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। इसके बाद में जयचंद प्रकाश जो रचना है वो भट्ट केदार की है। अब ये कुछ रचनाएं जिनके नाम आपको याद रखने हैं और सीधे ही पूछे जाते हैं। जयचंद प्रकाश रचना किसकी है? भट्ट केदार की या केदार भट्ट की। जय में जस चंद्रिका मधुकर कवि की। रणमल छंद श्रीधर व्यास की। पहेलियाँ और मुकरियाँ जो रचना है वो है
अमीर खुसरो की। आदिकालीन साहित्य में अमीर खुसरो है, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्होंने बहुत सी रचनाएं हैं वो दी है और उन्होंने आदिकाल को बहुत सी रचनाओं से मालामाल किया है। देखिए, अमीर खुसरो है, इनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1324 ईस्वी। इनका मूल नाम था अबुल हसन यानी अबुल हसन। आपको ये भी याद रखना है, इनका मूल नाम अबुल हसन या अब्दुल हसन। इनका उपनाम है तुर्क ए अल्लाह तोताए ए हिंद। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। हिंदुस्तान की तूती का मतलब होता है आवाज़, यानी हिंदुस्तान की आवाज़। और अमीर खुसरो ये कहते हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछिए, मैं सब जानता हूँ, ऐसा कहने वाले अमीर खुसरो। इनके गुरु का नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। उपाधि इनकी है खुसरो सुखन। जब ये 12 वर्ष के थे तब इनको अल्पायु में ही ये उपाधि ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। कई बार ये भी पूछा जाता है इनको खुसरो सुखन की उपाधि है वो किनके द्वारा दी गई, तो ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा। इनकी प्रमुख रचनाएं जिनमें पहेलियाँ हैं, मुकुरियाँ हैं, खालिक बारी है, दो सुखने हैं, गज़ल है, नुह सिंह प्रय है। अब इनकी रचना जो खालिक बारी है ये एक शब्दकोश रचना है और यह रचना गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी थी। यानी खालिक बारी जो रचना है वो एक शब्दकोश रचना है और यह रचना गियासुद्दीन तुगलक है, इनके पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी थी। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनको हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। और इनका प्रसिद्ध कथन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, ये कहने वाले हैं अमीर खुसरो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको अवधि का प्रथम कवि माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके बाद में देखिए आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य भी मिला है जिनमें शंभू का नाम आता है। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे पऊ चरियु, रिठमिली चरियु, शंभू छंद। पऊ चरियु जो रचना है वो रामचरित वर्णन है इसमें और ये अधूरा ग्रंथ है और ये लिखा गया है त्रिभुवन द्वारा, इसे पूरा किया गया है। यह ग्रंथ शंभू द्वारा लिखित है लेकिन इसे पूरा किया है इन्हीं के पुत्र त्रिभुवन ने। शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और ये कहने वाले हैं भयाणी। भयाणी ने शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। शंभू के अनुसार पधड़िया बंद के प्रवर्तक है चतुर्मुख। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पधड़िया जो बंद है उसके या पधड़िया जो बंद या हम कह सकते हैं कि ये एक काव्य कला है, इसके प्रवर्तक कौन है पधड़िया बंद के, तो वो है चतुर्मुख। उसके बाद है पुष्पदंत जिनकी रचना है महापुराण, णय कुमार चरित यानी नाग कुमार चरित, जस हर चरियु और कोश ग्रंथ। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। अब्दुल रहमान यानी अदहमान, इनकी रचना है संदेश रासक, यानी संदेश रासक अब्दुल रहमान का लिखा गया। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। जो इंदु की दो रचनाएं हैं जिनको योगेंद्र जी नाम से जाना जाता है, परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश और योगसार रचना है वो जो इंदु की है। महत्वपूर्ण रचना पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है और दोहा पाहुड़ रचना है वो महचंद मुनि की। देखिए राम सिंह की रचना है उसका नाम है पाहुड़ दोहा और दोहा पाहुड़ उल्टा है, ये है महचंद मुनि की रचना। इसके अलावा हेमचंद्र ने लिखा शब्दानुशासन और पृथ्वीराज विजय जो रचना है वो जैनक की है। कुल्यमाला उद्बोधन सूरी की रचना है जो आदिकालीन की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। वीर मायण जो रचना है वो बादर डाढ़ी की है। कथाकोश श्रीचंद का है और प्राकृत प्रकाश वर रुचि की रचना है। इस तरह से हमने प्राकृत जो साहित्य है इसके बारे में पढ़ा। ये प्राकृत साहित्य वैसे जैन साहित्य में आता है, यानी जैन साहित्य जो लिखा गया है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो जो हमने पढ़ा रासो साहित्य, जैन साहित्य यानी राज साहित्य, तो राज साहित्य में बहुत सी रचनाएं हैं जिनका नाम आता है प्राकृत साहित्य की रचनाओं में। इस तरह से हमने जो आदिकालीन साहित्य था उसको पढ़ा, जिसमें रासो साहित्य पूरा पढ़ा,
जैन साहित्य पूरा पढ़ा, सिद्ध साहित्य पढ़ा, नाथ साहित्य पढ़ा। नाथ साहित्य के अतिरिक्त हमने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य पढ़ा, जिसमें हमने लौकिक गद्य साहित्य पढ़ा और लौकिक पद्य साहित्य पढ़ा। इसके अलावा हमने प्राकृत भाषा में रचित कुछ ग्रंथ थे उनके बारे में पढ़ा। इस तरह से हमने कुल मिला के आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया था उसके बारे में पढ़ने का प्रयास किया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसमें कमेंट करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।